पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता। पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकताओं के बारे में भी, पाठ्यचर्या अनुकूलन की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, पाठ्यचर्या अनुकूलन किस लिए करना चाहिए, यानी कैसे करना चाहिए, यह हम देखेंगे इसमें। तो पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता, पाठ्यचर्या पर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से विचार करने की आवश्यकता होती है। ये भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या समाज पाठ्यचर्या हेतु सीखने को संगठित करने संदर्भ विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हम पाठ्यचर्या में अनुकूलन इस प्रकार करेंगे जिससे समाज को भी उस पाठ्यचर्या से मतलब फ़ायदा हो, उस पाठ्यचर्या से सीखेंगे बच्चों से फ़ायदा हो, उनके बच्चे समाज में जीने लायक भी बने। तो इस प्रकार हम उसमें अनुकूलन करते हैं। पाठ्यचर्या कक्षा पाठ्यचर्या की पारस्परिक क्रिया में सरलता से परिवर्तन लाया जा सकता है। जो कक्षा की पाठ्यचर्या है उसमें आसानी से जो टीचर होता है यानी जो शिक्षक होता है वो आसानी से उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसमें कुछ अपनी स्किल्स या जो भी उसमें वो परिवर्तन लाना चाहे वो ला सकता है। लेकिन कुछ स्थितियों में लोग पाठ्यचर्या को उन विषयों से जोड़कर देखते हैं जो कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वे व्यक्तित्व विकास तथा योग्यताओं के विस्तृत लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन जो उनकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है वो पढ़ तो लेते हैं, कक्षा में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो व्यक्तित्व जो उनका व्यक्तित्व का विकास होता है वो उस प्रकार से नहीं होता है। जो योग्यता होती है वो उस प्रकार से लक्ष्यों को भूल जाते हैं। अपने लक्ष्य होते हैं समाज के प्रति, उसके जो दायित्व होते हैं परिवार के प्रति, उसके पढ़ तो लेते हैं पर उनको प्रैक्टिकल रूप से वहाँ पर लागू नहीं कर पाते हैं, लक्ष्यों को भूल जाते हैं। स्वस्थ जीवन तथा संपूर्ण विकास हेतु खेल स्पोर्ट्स विस्तृत पाठ्यक्रम मुख्य कुंजी है। जो बच्चे का संपूर्ण विकास है उसके लिए पाठ्यचर्या में खेल की सुविधा भी होनी चाहिए और उस विकास के लिए वो आवश्यक भी है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, जिससे बच्चा ज़्यादा तनाव में न आए। तथा इस प्रकार स्पोर्ट्स की भी काफ़ी भूमिका होती है जो कि कम ही देखने को मिलता है। पाठ्यचर्या रूपरेखा इस संदर्भ के साथ सीखने अनुभव को एक विषय की सीमा के अंदर रहकर विस्तृत लक्ष्यों की ओर प्राप्ति की ओर संकेत करता है। जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो इस प्रकार बनाई जाती है जिससे एक जो बच्चा है जो एक विषय की है उसकी सीमा के अंदर रहकर अपने लक्ष्यों की ओर लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाए जाते हैं। पाठ्यचर्या के विकास में विद्यार्थी के शामिल होने के लिए पाठ्यचर्याओं की क्रियाकलापों की स्थिरता महत्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या के विकास में विद्यार्थी के शामिल होने के लिए यानी जो पाठ्यचर्या का विकास है यानी जो परिवर्तन को शामिल होने के लिए पाठ्यचर्या के जो क्रियाकलाप है उनमें एक स्थिरता होनी चाहिए, उनमें एक वास्तविकता होनी चाहिए। जो पाठ्यचर्या का तरीका है जो इनकी क्रियाएं हैं उनको स्थिरता प्रदान करे। विद्यालय की मूल पाठ्यचर्या संबंधित क्रियाओं को संबंधित करते हैं। अन्य गतिविधियों के समूह को पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। यानी पढ़ाने के अलावा जो अन्य क्रियाएं होती है जैसे खेल कूद हो गया, कोई और विकास की क्रियाएं होगी, जैसे कोई अन्य स्किल सिखानी होगी, उनको कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जो पढ़ने के अलावा कुछ अन्य क्रियाएं भी की जाती है जो खेल खेल में सिखाया जाता है या कोई खेल खिलाया जाता है या कोई काम करवाया जाता है, छोटे मोटे काम करवाए जाते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं अनुदेशात्मक तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का हिस्सा होती है। जो इस प्रकार के अलग सहगामी क्रियाएं होती है वो अनुदेशात्मक होती है, यानी आदेश देने के बाद करवाया जाता है। ऐसे मतलब मीन्स हमेशा नहीं होता है भी ये होगा ही होगा, पर जब टीचर है एक आदेश देता है तभी वह क्रिया होती है जो कि पूर्णतः विद्यालय शिक्षकों द्वारा संचालित होती है। हाँ, जो शिक्षक करना चाहता है तभी होती है। सह संबंधी क्रियाएं कक्षा में बातचीत के रूप ज्ञानार्जन का स्रोत है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक ऊर्जा के लिए मनोरंजन क्रिया शामिल की जाती है। ये मैंने बताया भी। तो सहगामी क्रिया जैसे खेल खिलाना उसके माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करना, ये है उनके मानसिक और सामाजिक और सारा विकास करती है। तथा संबंधित पाठ्यक्रम
गतिविधियों छात्रों के सभी दौर के विकास हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण होती है और छात्र के सारे विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और उसके आगे जीवन में सहायता के लिए, जीवन उसके व्यक्तित्व निर्माण में सब में यह जरूरी भी होता है। जो दृष्टिबाधित बच्चों को समाज में आत्मनिर्भर रहने तथा आवश्यक कौशल हासिल करने हेतु सामान्य शिक्षा पाठ्यचर्या से व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण अनुदेशन की आवश्यकता होती है। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए अपने समाज में आत्मनिर्भर बनने तथा अपने को कुछ कौशलों का विकास करने के लिए आवश्यक होती है। मनोरंजन गतिविधियां दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जो मनोरंजन की गतिविधियां ये पाठ्यचर्या के लिए एक महत्वपूर्ण है, मतलब खेल खिलाना, इसमें बच्चे का मानसिक हर प्रकार का विकास होता है, यही बात इसमें बताई गई है। यद्यपि नियोजन की आवश्यकता दृष्टिबाधित बच्चों को मनोरंजन कार्यक्रमों में शामिल करने से है, जो कि मानक पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण अवयव है। दृष्टिबाधित बच्चों हेतु कार्यक्रम को सुलभ बनाने के लिए कुछ अनुकूलन विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए, उन कार्यक्रमों को सुलभ बनाने के लिए कुछ अनुकूलन तथा विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। यानी जैसे सिंपल बच्चे जिसको सुनाई देता है, जिसको दिखाई देता है, उस प्रकार को पढ़ाते हैं। वैसे दृष्टिबाधित बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए अलग प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन कार्यक्रम पूर्ण आनंद की अनुभूति के लिए नियोजित करने की आवश्यकता होती है। मनोरंजन ऐसे हो जिसमें बच्चों को आनंद आए, मतलब वो भी करने की ज़रूरत होती है, उनको खिलाने की ज़रूरत होती है, सब कुछ करने की ज़रूरत होती है। उपयुक्त अनुकूलन के निर्धारण से प्रवृत्ति ये भी आवश्यक है कि बच्चों की क्रियात्मक दृष्टि को समझ लिया जाए। तो इसका निर्धारण करने से पहले ऐसे नहीं है भी जो जो जिनको दिखाई देता है या जिनको सुनाई देता है वो पहले पाठ्यक्रम बना ले और वो उन बच्चों पर थोप दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उनकी जो क्रियाएं होती है उनको देख लेना चाहिए, बच्चा क्या क्रियाएं करता है, उसके अनुसार से पाठ्यक्रम में चेंज किया जाना चाहिए, उन अनुसार ही पाठ्यक्रम में चेंज किया जाना चाहिए। पहले से ही चेंज कर उन पर थोप कर इस प्रकार विकास नहीं होता है बच्चों का लिया जाए। तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अनुदेशात्मक घटकों को संगठित करने में यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए। जो उनके अनुदेश देकर जो काम किया करवाया जाता है, यानी जो आदेश देकर उनमें परिवर्तन संगठित करने, जो भी परिवर्तन हो टीचर से वो करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए डिजाइन किया गया मुख्य पाठ्यचर्या सामान्यतः दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उचित है। जो मुख्य पाठ्यक्रम है, जो मुख्य पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है वो सामान्य बच्चों के लिए होना चाहिए। सामान्य बच्चों के लिए आपको पता होना चाहिए भी उचित है। हालांकि सीखने की सामग्रियों और शिक्षण को कुछ तरीकों से अनुकूलित किया जाना चाहिए। जो सीखने की सामग्रियाँ होती है, यानी जो सीखने की चीज़ें होती है, उनको थोड़ा थोड़ा ही चेंज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। अचानक से जो किताब होती है यानी जो उसका वो बिल्कुल ही अगर चेंज कर देंगे तो बच्चा दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ पाएगा या दोनों को समझ नहीं पाएगा भी क्या चीज़ है। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा चेंज करके ही सारा पाठ्यक्रम में चेंज करना चाहिए, यानी अनुकूलन करना चाहिए। और ये सामान्य जो जो वीआई के बच्चे हैं उनके लिए उचित भी है। हालांकि सीखने की सामग्रियाँ और शिक्षण में तरीकों को अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि दृष्टिबाधित बच्चों को सीखने की जरूरत पूरी की जा सके। इस प्रकार मनोरंजन गतिविधियों में अनुकूलन महत्वपूर्ण है। मनोरंजन की गतिविधियों में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहना चाहिए, जिससे जो सीखने की प्रक्रियाएँ हैं वो मतलब खेल खेल में बच्चे अपने जो सीख सके। अब ऐसे बिल्कुल ही अगर खेल खिलाते रहेंगे, बिल्कुल ही उनका कोई पढ़ाई से लिंक ही नहीं रखेंगे, तो उनको उस माध्यम से सिखाएंगे नहीं, तो वो भी गलत हो जाता है। उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर कर जो खेल के माध्यम से थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ाई से भी कंपाइल कर कर सिखाना चाहिए।
मनोरंजन की आवश्यकता अनुकूलन महत्वपूर्ण है और इसलिए दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रख लेते मनोरंजन सामग्री और रणनीतियों को संशोधित किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित को मनोरंजन कौशल सिखाने के लिए हमें विस्तारित कोर पाठ्यचर्या के नियोजन और कार्यान्वयन में एक सुसंगत यथार्थवादी और लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक ये लचीला यथार्थ जो वास्तविक हो, वास्तविक रूप से हम बच्चों पर अप्लाई कर सकें, यानी वास्तविक रूप से हम जो लचीला हो, यानी जिसमें परिवर्तन भी कर सकें थोड़ा बहुत, एक सुसंगत पाठ्यक्रम हो, उस प्रकार का विस्तार करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि संवेदना आने के परिणाम स्वरूप मनोरंजन तथा फिटनेस संबंधी क्रियाओं को खेलने के दौरान अनुकरण करने के दौरान निष्क्रिय रूप से देख कर नहीं सीख सकते। अब ऐसे नहीं है, जो दृष्टिबाधित बच्चे या जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके सामने ही बच्चों को और बच्चों को खिला दिया जाए और उनको कह दिया जाए भी आप देख कर सीख जो जाओ, यानी देखते ही रहो खेल को, और उनको उन खेल में शामिल ही नहीं किया जाए तो उसका उसी प्रकार से विकास नहीं होगा जिस प्रकार से विकास होना चाहिए। यानी उन खेलों को उनको जितना जितना हद तक हो सके उन खेलों में उन बच्चों को शामिल भी करना चाहिए, वो उस खेल का एक हिस्सा होना चाहिए। उसको एक तरफ अलग से बिठा नहीं देना चाहिए भी बैठ कर सिर्फ देखो दूसरे बच्चों को, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो यह भी जरूरी है भी उनमें शामिल कर उन बच्चों को उनमें शामिल कर उनका हिस्सा बनाया जाए जिससे वो ज़्यादा सीखे और उनके साथ अपने भावों को व्यक्त कर सके। मनोरंजन सोच समझ कर और व्यवस्थित रूप से विकलांग विशिष्ट तकनीक तथा सुरक्षा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और मनोरंजन करवाते समय, कोई खेल खिलवाते समय उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी वो दिव्यांगता है, उनमें उनको उनके हिसाब से ही करना चाहिए भी, उनको कोई और हानि न हो जिसके कारण भी मनोरंजन के नाम पर अगर अगर वो उससे दिव्यांग होते हैं यार और उनको कुछ हानि होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सभी आवश्यकताओं जो भी आवश्यकता होती है उनका ध्यान रखना चाहिए भी, वो क्या क्या कर रहे हैं, मीन्स उनको सारी सुविधाएं तकनीकों की सुविधाएं देनी चाहिए। उनकी सुरक्षा होनी चाहिए भी। मनोरंजन खेल खेल में वे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चोट लग जाए या वो चोटिल हो जाए जिससे उनकी दिव्यांगता और बढ़ जाए। तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मनोरंजन के आधारों को शारीरिक शिक्षा, खेल स्पोर्ट्स के समय आवश्यक स्थान तथा अनुकूलन के साथ सीखा जा सकता है। मनोरंजन तथा अवकाश कौशलों का शिक्षण दृष्टिबाधित बच्चों तो सुनियोजित सोच समझ कर होना चाहिए। यह सोच समझ कर ही उनका मनोरंजन करवाना चाहिए। मनोरंजन तथा अवकाश कौशलों का शिक्षण दृष्टिबाधित बच्चों है तो सुनियोजित होना चाहिए। उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए उनके हिसाब से भी, उनमें क्या क्या कमी है उनके हिसाब से खेलों का निर्धारण होना चाहिए। उसमें उतना उनको सुविधा होनी चाहिए भी उनका मनोरंजन हो सके। आगे हम करेंगे भी पाठ्यक्रम अनुकूलन की प्रक्रिया क्या क्या होती है। इसकी प्रक्रिया एक लचीला व्यापक संतुलित पाठ्यचर्या सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति है। तो अपना एक जो लचीला पाठ्यक्रम होता है, एक संतुलित होता है, जो वास्तविक पाठ्यक्रम होता है जो जिसमें परिवर्तन संभव है, लचीला होता है जो सभी बच्चों को, दिव्यांग बच्चों, सामान्य बच्चों, सभी के लिए मीन्स दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आवश्यक होता है, अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है पाठ्यक्रम। एक समावेशी पाठ्यचर्या विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है तथा सभी विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। था समावेशी पाठ्यक्रम का यह मतलब ये भी जो हर प्रकार के बच्चे होते हैं इनको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एक समावेशी पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के लिए स्कूल के स्तर पर शिक्षण योजनाओं, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा एक समावेशी पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के लिए स्कूल के स्तर पर जो योजना होती है, शिक्षण योजना होती है, पाठ्य सामग्री होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो पहले बता दें पाठ अनुकूलन से यह मतलब क्या होता है। जो भी शिक्षण सामग्री होती है उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना, जो मूल्यांकन का तरीका होता है, जो भी पढ़ाते हैं उसे मूल्यांकन का तरीका होता है, जो टेस्ट लेने का तरीका होता है, मूल्यांकन मीन्स टेस्ट ही होता है, तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता होती है।
पाठ्य सामग्री में भी चेंज करने की आवश्यकता होती है। कक्षा के वातावरण में गुणवत्ता की शिक्षा विभिन्न कारकों, अब निम्नलिखित कारक होते हैं, निम्नलिखित जो चीज़ें होती हैं उन पर निर्भर करती है। उसमें कक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, इनके बीच महत्वपूर्ण शिक्षार्थियों, संस्थागत सुविधाओं, संशोधित वातावरण, समावेशन, प्रशिक्षित प्रेरक शिक्षक, यानी इसमें यही है, जो वातावरण होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, जो सभी प्रकार के बच्चे ले सके, जो उनकी सामग्री होती है वो अच्छी होनी चाहिए, उनके अनुसार होनी चाहिए, दिव्यांगों के अनुसार होनी चाहिए, सामान्य बच्चों के भी अनुसार होनी चाहिए। मूल्यांकन के लिए योजनाएं जो सरकारी योजना होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए, भी उनको पढ़ाने का क्या तरीका है और उस पर काम भी होना चाहिए। पाठ्यचर्या अनुकूलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ साथ गतिविधियां तक कौशल भी होना चाहिए। पाठ्यक्रमचर्या से या मतलब ये नहीं है भी उसको पढ़ाते जाए या और कुछ भी ना कराए, तो उसके लिए कुछ खेल वगैरह भी होने चाहिए, उसको अन्य कौशल भी होने चाहिए, थोड़े बहुत अन्य छोटे छोटे काम भी उसको सिखाने चाहिए, कुछ अलग चीज़ें भी सिखानी चाहिए, जिससे वो बच्चा अपने हर प्रकार से समाज के लिए अपना मीन्स अपना हर प्रकार से विकास कर सके। पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या में सही तथा उचित व्यापक अनुकूलन करना वांछनीय है। सही और थोड़ा थोड़ा चेंज करना जरूरी होता है। पाठ्यचर्या अनुकूलन में चयन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित फ्लो चार्ट का उपयोग करेंगे। तो इसमें हम चेंज करने के लिए हम निम्न फ्लो चार्ट का उपयोग करेंगे। हम कैसे चेंज करना चाहिए पाठ्यचर्या में, ऐसे अचानक से चेंज नहीं कर देना चाहिए, सारे बदल दिया तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थियों के शैक्षणिक उद्देश्यों को पहचानना। सबसे पहले एक शिक्षक का काम होता है, जो विद्यार्थी है वो शिक्षा लेकर उसके उद्देश्य क्या है उनको पहचानना। उसके बाद जब शिक्षक को पता होता है भी विद्यार्थियों की शिक्षा से ये उनका ये उद्देश्य है, मतलब उनको इस प्रकार भी आगे समाज में जीना है या उसका ऐसे यूज करना है, तो छात्र के प्रदर्शन से जुड़ी अपेक्षाओं को स्पष्ट करना। उनकी जो अपेक्षा है उनके प्रदर्शन से जो भी वो सीखेंगे उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको स्पष्ट करना भी, ये आपकी अपेक्षाएं हैं या ये आपको काम करना है या इस प्रकार आपका जीवन चलना चाहिए, आपको इस प्रकार समाज में जीना है। तो क्या सिखाना है और क्या पढ़ाना है इसका निर्धारण करना। और सबसे पहले जो टीचर होता है उसको ये निर्धारण करना होता है भी उसको आगे क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है, उन बच्चों को खुद पहले डिसाइड करना होता है। तो उसके बाद एक फिर उसको डिसाइड करना होता है भी मैं उन वो जो सिखाना है वो किस प्रकार सिखाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा। फिर उसको ये निर्धारण करना होता है, ये हमने तो निर्धारण कर लिया भी ये सिखाना है और ये पढ़ाना है, पर अगर हम उसको डिलीवर नहीं करेंगे, हम उनको बच्चों तक उस प्रकार पहुंचाएंगे नहीं, भी कैसे पढ़ाएंगे और कैसे सिखाएंगे, तो इसका निर्धारण करना भी शिक्षक को ज़रूरी होता है। फिर उसके लिए होते हैं उसमें जो भी चेंज करनी होती है, जो भी थोड़े छोटे मोटे हर चीज़ में चेंज की आवश्यकता होती है, जो पाठ्यक्रम में हम थोड़े बहुत चेंज करते हैं उनका पता होना चाहिए कब कौन सा चेंज करना है, कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है। तो वैकल्पिक गतिविधियों की तय करना, यदि उपरोक्त रणनीतियाँ प्रभावी नहीं है, अगर उपयुक्त रणनीति अगर किसी भी कोई ऐसा पाठ्यचर्या है जिसमें बिल्कुल भी चेंज संभव नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर नहीं संभव है तो उसके लिए वैकल्पिक भी तैयार होना चाहिए, भी कुछ अलग भी होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उससे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, तो एक टीचर के लिए एक वैकल्पिक यानी विकल्प के तौर पर अन्य चीज़ होनी चाहिए, जिससे बच्चे को विकास कर सके, बच्चे को सिखा सके, उसका विकास विकास कर सके। इसके लिए विकल्प की भी आवश्यकता होती है, अगर ज़रूरत पड़े तो यूज करना चाहिए। फिर होता है अनुकूलन की यानी चेंजेस की लास्ट में। तो हम आगे ये पढ़ेंगे भी अनुकूलन की प्रविधियाँ क्या क्या है। पाठ्यचर्या अनुकूलन को एक बच्चे की सक्रिय रूप से भाग लेने तथा अवधारणाओं की समझ का प्रदर्शन करने में सभी बच्चों की भागीदारी को अनुसमर्थित करता है। यानी पाठ्यचर्या अनुकूलन में बच्चों को भाग लेने के लिए सभी बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी बच्चे उसमें भाग लेने चाहिए, सभी बच्चों का समान विकास होना चाहिए। इसके लिए कुछ विधियाँ होती है जो हम आगे करेंगे। तो पहली विधि होती है इनपुट अदा, इसको हिंदी में अदा कहेंगे, इंग्लिश में इनपुट ये है। तो इनपुट अनुकूलन प्रविधि को अंतर्गत अधिगमता का समक्ष प्रस्तुत
विभिन्न अनुदेश प्रारूप शिक्षण के रूपांतरण का समाहित होना है। इसका मीनिंग सीधा सा है भी हम किस प्रकार एक टीचर बच्चों को, एक अध्यापक इनपुट किस प्रकार देता है, जो अपने उसका ज्ञान है उसका ट्रांसफ़र कैसे करता है बच्चों तक, ये इसमें यही बताया गया इनपुट भी। जो उसमें सिखाने के लिए वो अपने किस प्रकार इनपुट देता है, जो उसको पढ़ाता है वो किस प्रकार पढ़ाता है, जिन किसके माध्यम से पढ़ाता है, इनपुट किस प्रकार प्रस्तुत करता है बच्चों को जिससे समझ में आ सके, मल्टीमीडिया बोर्ड के माध्यम से या टॉकिंग बुक्स के माध्यम से या बातें बताकर या अपने दृष्टिकोण के हिसाब से कार्य कर सकता है। यानी जो भी उसका ज्ञान है उसको बच्चों को ट्रांसफ़र करना है, यानी उधर किसी भी माध्यम से पहुंचाना, उसको कितने इनपुट ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाकर, किताब पढ़ाकर, समझाकर या डिजिटल माध्यम से या खेल के माध्यम से, जो भी किसी भी प्रकार से वो सिखाता है उसको कहते हैं इनपुट। फिर होता है आउटपुट। अब जो टीचर होता है वो सिखा तो रहा है पर बच्चे उसका आउटपुट यानी उसे सीख कितना रहे हैं उसको कहते हैं, दूसरा होता है आउटपुट। जो भी वो सिखा रहा है वो पूरा का पूरा वो सीख रहे हैं या नहीं, पूरा का पूरा तो नहीं सीख सकते पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीख रहे हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं तो उस टीचर के लिए पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा सीख ही नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी आउटपुट अनुकूलन प्रविधियों के अंतर्गत अधिगमकर्ता कक्षा अन्य अकादमिक परिवेश में अपनी बात को व्यक्त करना, किसी बात को समझाने के लिए किसी सामग्री विधि का प्रयोग करता है, इस अवधारणा को संप्रेषित करता है, बच्चा आसानी से प्रतिक्रिया करता है। यानी इसमें यही करता है कि जो सिखाता है उसके बाद वो बच्चों की प्रतिक्रिया लेता है भी, उसको कितना समझ में आया या नहीं आया। यानी बच्चों को पूछना भी मीन्स आपको समझ में आ रहा है या उनके खड़े कर करके प्रश्न पूछना, ये होता है आउटपुट, जिससे उसको पता चल सके। थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद ही पूछ लेना चाहिए भी इसका क्या होता है, तो उसको पता लग जाता है भी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक टीचर को बहुत ज्ञान है, अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता, अगर उसका पढ़ाया बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। फिर होता है समय। तीसरा होता है समय। तो समय कार्य निष्पादन तथा मूल्यांकन, समय का रूपांतरण। तो यानी एक लिमिटेड समय में पढ़ाना होता है और उस लिमिट में अपना पूरा ज्ञान बच्चों का विकास हो सके, उस ज्ञान का उपयोग हो सके, इसके लिए एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के अंदर ही करना चाहिए। अब ऐसे नहीं है भी सारा दिन ही पढ़ाते जाए। एक उनके लिए निश्चित समय होना चाहिए, इतने समय में सीख जाना चाहिए बच्चा। इस प्रकार से अपने जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करें या अपने पढ़ाने का तरीका ऐसा विकसित करें जिससे बच्चा उतने निश्चित समय तक सीख जाए। उदाहरण छात्र प्रतिक्रिया व समय में वृद्धि। फिर होता है कठिनाई स्तर। अगला इसका पाठ होता है कौशल स्तर, समस्या प्रकार या शिक्षार्थी के सीखने संबंधित दृष्टिकोण आदि का रूपांतरण इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सहायक उपकरणों का प्रयोग। कठिनाई स्तर डिफ़िकल्टी लेवल, यानी ऐसे नहीं पढ़ाना शुरू करते ही उसको फुल्ली बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ चीज़ दे दी और वो दिमाग वैसे मतलब बच्चा समझ ही नहीं पाए, तो उसका पहले सिंपल से समझाते हुए थोड़ा बढ़ाते हुए कठिनाई यानी सिंपल से हार्ड की तरफ जानना चाहिए उसके पढ़ाने का तरीका, जिससे बच्चा आसानी से उनको सीख सके, उनको मतलब कंपाइल कर उनको बच्चे सीख सके। पहले आसान चीज़ें सीख जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी हार्ड करते करते ज़्यादा हार्ड, अब बिल्कुल ज़्यादा हार्ड हम बच्चों को दे देंगे तो वो इस प्रकार सीख नहीं पाएगा। फिर होती है अनुसमर्थन की लेवल ऑफ सपोर्ट। फिर अगर विद्यार्थी और बच्चों के बीच वो संबंध नहीं है अभी, मतलब उनको सपोर्ट नहीं करता, उनको पढ़ा लिया, उनसे प्रश्न पूछ लिए और चला गया, मतलब एक ऐसा टीचर जो उनसे बात नहीं करता या उनकी वैसे उनका जो चीज़ें हैं वो मीन्स उनको पूछता नहीं है, पास जाकर नहीं पूछता है या सीधे प्रश्न पूछ कर सीधे टेस्ट लिए, यानी जो बॉन्डिंग होती है टीचर और बच्चे के लिए वो पारिवारिक सामाजिक रूप से होती है, उस प्रकार नहीं होती है। यानी
तो बच्चा बताता भी नहीं है और रटने की प्रवृत्ति इससे ज़्यादा होती है और रट कर अपने उत्तर दे देता है। यानी सबसे अच्छा तरीका है भी टीचर को एक एक बच्चे के पास जाकर उनके मित्रता के स्वभाव से उनसे बातें करनी चाहिए और बातों बातों में जो भी पढ़ाया है और उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। विशिष्ट शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत सहायता की मात्रा तथा तीव्रता में वृद्धि या परिवर्तन आवश्यक है, जिसे सटीक समझ का विकास हो सके। जो विशिष्ट विद्यार्थी होते हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक एक कर मैंने पहले बता दिया, व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाकर उनके तीव्रता में वृद्धि उनको समझाने की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपना सटीक विकास हो सके। किसी भी मानचित्र को देखकर समझने या फिर स्पर्श द्वारा समझाने के लिए अलग विशिष्ट बालकों के लिए अलग मानचित्र द्वारा समझाकर यानी ब्रेल लिपि के माध्यम से उस प्रकार उसको पता लगना चाहिए। उदाहरण के लिए विशेष शिक्षकों की साझेदारी, विशेष छात्र के लिए पीयर ट्यूटर की नियुक्ति, बैठने की व्यवस्था यानी उनकी अच्छे से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको व्यक्तिगत रूप से सिखाना चाहिए, उनके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होनी चाहिए। जो भी उनकी दिव्यांगता है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम में चेंज होता है, जो जो ऊपरी स्तर पर होता है या जो जो शिक्षक होता है जो अपने स्तर पर करते हैं वो भी ज़रूरी होता है। उसके बाद है आकार यानी साइज। एक छात्र को अपेक्षित सीखने की विषय वस्तुओं की संख्या तथा मात्रा को अनुकूलित करने की जरूरत पड़ सकती है। जो एक छात्र है वो सीखने की जो विषय वस्तु है या मात्रा है उसको अनुकूलित करने, गृह कार्य का कम करना, यानी जो मैटर है इसमें एक्सरसाइज का मतलब रहता है। यानी एक जो छोटा बच्चा है या जो दिव्यांग बच्चा है, अब एक दिव्यांग बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे जितना सिलेबस या अगर टीचर चाहेगा भी वो उनके बराबर ही उतना ही सीख जाए तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए साइज कम करना या सामान्य बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अगर सिलेबस दे दिया जाएगा तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। यानी जो पार्ट में बांट बांट कर या थोड़ा थोड़ा कर कर ही सिखाया जा सकता है। तो जो भी पाठ्यक्रम का है मीन्स जो उसका आकार है वो भी बहुत सीखने में बहुत मदद करता है। जो आकार को उसके जितना से जितना कम कर कर या बांट बांट कर पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम को पार्ट में बांट बांट कर पढ़ाया जाए तो वो भी बहुत निर्भर करता है। भागीदारी का स्तर। अब एक शिक्षार्थी के सक्रिय रूप से शामिल होने स्तर के अनुकूलन की आवश्यकता होनी चाहिए, भागीदार होना चाहिए शिक्षक, ये मैंने पहले बता दिया भी। एक शिक्षक को उनमें मेल जोल की भावना होनी चाहिए, अपने बच्चों के प्रति मेल जोल से वो सिखाता है और बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए भी मतलब उनको शौक ही उनको दिखना चाहिए भी हमारे शौकी है, हमें हमारा शौक करना चाहते हैं। तो इस प्रकार एक टीचर को इंटरेक्ट होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। प्रक्रिया में भागीदारी को तय करना, नाटक तथा अन्य कार्यक्रमों में विशेषताओं को ध्यान रखकर भागीदारी सुनिश्चित करना। जो भी बच्चों में थोड़े थोड़े स्किल होते हैं, छोटे छोटे स्किल होते हैं, टीचर को पहचानने की जरूरत होती है। उन पहचान कर उनको किसी प्रकार से उनको भागीदारी करवाना और उनको सिखाना, कोई नाटक में उनका भाग करवाना। जो ज़्यादा बोलता है तो उसको नाटक में बोलने वाले ज़्यादा रोल देना, या जो चुप ज़्यादा रहता है उनको उस प्रकार समझ समझ कर जो उनको जिसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता होती है उसमें भाग दिलाना। अब इसमें से नहीं है भी जो बिल्कुल नहीं बोलता है उसको कोई नाटक हो या कोई भी चीज़ हो उसमें भाग ही ना दे रहे, उसको एक तरफ बिठा दिया जाए, या किसी में कोई कमी हो तो दिव्यांग हो तो उसको बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए भी जो बच्चा है उसको भाग उसमें साथ साथ उसमें भाग भी दिलाना चाहिए भी। भले ही उसका थोड़ा बहुत ही रोल हो पर उसका इसकी भागीदारी होनी चाहिए। फिर इसका होता है 8वां उद्देश्य में होता है वैकल्पिक उद्देश्य, अल्टरनेटिव गोल। एक ही सामग्री का उपयोग करते समय अलग अलग लक्ष्यों या परिणाम अपेक्षाओं को अपनाया जा सकता है। हम एक ही तरह के पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं, अब अपना एक ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए पढ़ाकर इसको नौकरी ही करवानी है। यानी उसका हर प्रकार से विकास होना चाहिए, वो समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, या जो भी उसका सामाजिक व्यवहार है या जो भी उसकी प्रवृत्ति हैं, जो उसकी बुरी आदतें हैं उनका भी अच्छे से विकास हो सके। यानी जो भी एक सामाजिक जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए वो लोगों से अच्छी बातचीत कर पाए,
अच्छे तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए, यानी हर प्रकार का विकास होना चाहिए। फिर जो अपने उसको अत्यधिक तनाव ना हो, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। इस प्रकार से होना चाहिए। अपेक्षा तो कई बार हम दृष्टिबाधितों के साथ अन्य विकलांगता व्याप्त बच्चों की व्यक्तिगत शिक्षा योजना का कार्यक्रम अलग लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। अब यहाँ दिव्यांगता के मामले में सभी एक ही दिव्यांगता तो होती नहीं है, जिसे भी दृष्टिबाधिता होती है तो सभी में एक प्रकार की तो होती नहीं, अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता होती है। जिस किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी कोई बोल नहीं सकता है, किसी का कोई चल नहीं सकता है, या किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई किसी का सेंसिटिव प्रॉब्लम है। तो जो भी दिव्यांगता है उसके अनुसार उस बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसके अनुसार पाठ्यक्रम में अपने अनुसार चेंज कर कर उस बच्चे का जितना हो सके उतना विकास करवाना चाहिए। और विकल्प पाठ्यचर्या, सब्स्टिट्यूट करिकुलम, एक शिक्षार्थी के व्यक्तित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग सामग्री को प्रदान किया जाना चाहिए।